जय हिंद दोस्तों। एनडीए का एग्जामिनेशन हो चुका है और अब आप बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि एनडीए के जीएटी के पोर्शन में इंग्लिश के आंसर की आपको जल्दी से मिल जाए, सो दैट आप मैच कर सको आपके आंसर्स कि आप कितने क्वेश्चंस जो अटेम्प्ट करके आए हो उसमें से कितने क्वेश्चंस आपके सही है। तो बिना डिले किए हम स्टार्ट करते हैं इस आंसर की के डिस्कशन को। और एनडीए का जो पार्ट ए में इंग्लिश पोर्शन है उसमें सबसे पहले हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1, जो कि कहीं ना कहीं सिनोनियम से रिलेटेड है। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर्स प्रोपोर्शनेट। तो प्रोपोर्शनेट मतलब एक पर्टिकुलर रेशियो की बात होती है। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनेट का सिनोनियम जो होगा दोस्तों बैलेंस्ड होगा। सो बैलेंस्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 की अगर आप बात कर रहे हो, देयर इज ए फीलिंग ऑफ डिसइंचेंटमेंट। तो ये सब आपने पढ़ा है। इंचेंट का मतलब होता है लगाव, और डिसइंचेंटमेंट मतलब एक तरह से आपका डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, लगाव खत्म हो रहा है। तो इस डिसइंचेंटमेंट का सही सिनोनियम हो जाएगा बच्चों डिसअपॉइंटमेंट। तो ये सेकंड क्वेश्चन का आंसर था। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। एंड क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कह रहा है शी बिलीव्ड दैट इट वाज इमिनेंट। दैट इमिनेंट मतलब जो बहुत करीब है, जिसको टाला नहीं जा सकता है। तो इस इमिनेंट का जो सिनोनियम होगा दोस्तों, इस इमिनेंट का जो सिनोनियम होगा वो होगा इनएविटेबल, यानी कि अनअवॉइडेबल, जिसको आप टाल नहीं सकते, जिसको आप दूर नहीं कर सकते। सो करेक्ट ऑप्शन इस इमिनेंट के लिए जो है वो इनएविटेबल है दोस्तों। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, द ब्रेव सोल्जर्स लेफ्ट एन इनडेलाइबल इंप्रेशन ऑन द पीपल ऑफ द लैंड। जब हमारा सैनिक शहीद हो जाता है तो उसकी यादें हमेशा के लिए वहां पर रह जाती है। तो ये इनडेलाइबल जो है, यानी कि जिसको मिटाया ना जा सके, और जिसको मिटाया ना जा सके उसको हम क्या बोलेंगे, परमानेंट बोलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 की जब हम बात कर रहे हैं दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है द मैनेजर ऑलवेज प्रोवाइड्स इंस्टेंटेनियस रिप्लाईज टू ऑल क्वेरीज। कि जो भी क्वेरीज होती थी मैनेजर उसका बिल्कुल इंस्टेंट रिप्लाई देता था। तो इंस्टेंट मतलब क्या होता है, प्रॉम्प्ट होता है, फास्ट होता है। तो सही सिनोनियम हो जाएगा दोस्तों इमीडिएट। तो यहां पर इमीडिएट आपका करेक्ट आंसर है। इस तरह से आपके ये सिनोनिम्स के क्वेश्चंस हो गए। इसके बाद आप देखो इस बार एनडीए के एग्जामिनेशन में S1 S6 के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो S1 S6 के जो क्वेश्चंस है, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 जो है, ऑल सोर्सेज ऑफ एनर्जी अल्टीमेटली कम फ्रॉम नेचुरल प्रोसेसेस। इस क्वेश्चन का जो सही ऑप्शन है दोस्तों वो SQRP है। इसमें आरपी का एक पेयर बन रहा है जब पेपर आपके हाथ में आप मैच कर रहे हो डेफिनेटली। तो SQRP इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें आरपी एक पेयर बन रहा है। अब हम बात करें क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 जो आपके सामने है वो, इंडिया एट प्रेजेंट हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क्स इन द वर्ल्ड। तो ये जो रोड नेटवर्क वाला आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7, इस क्वेश्चन का सही आंसर है दोस्तों PRSQ। डी ऑप्शन सही है। आप लोगों के हाथ में पेपर होगा तो आप इसको मैच कीजिएगा। PRSQ इसका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जब हम आ रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 8 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 वापस से हाईवे से रिलेटेड है। नेशनल हाईवेज कनेक्ट वन स्टेट विद अदर एंड आर ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस। तो इस क्वेश्चन नंबर 8 का जो सही आंसर है दोस्तों वो है SPRQ। जब आप देखोगे एक पेपर आपके हाथ में तो आप देख पाओगे कि आर ही एकमात्र ऐसा सेंटेंस इसके अंदर है जो 6 से मैच कर रहा है। तो इसका करेक्ट आंसर बी है, दैट इज SPQR। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9, द साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन वाज इनॉग्रेटेड इन दिसंबर 1996। साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड बातें हुई है, क्या क्या लिबर्टीज, क्या क्या फैसिलिटीज वहां के लोगों को दी गई है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन नंबर 9 जो है, इस क्वेश्चन नंबर 9 में PQSR, ये जो ऑप्शन डी है या ऑप्शन डी सही है, PQSR। इसमें PQ और SR के दो अलग अलग पेयर बन रहे हैं, आपने इसको देखा होगा। ये फटाफट से बिना क्वेश्चन को एक्सप्लेन कर ले इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आज आप क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन ढूंढने के मूड में नहीं हो, आप सिर्फ इस मूड में हो कि आपको पता चल जाए कितने क्वेश्चन सही हैं और कितने क्वेश्चन गलत है और आपका इंडिया निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो हमारा, आवर कॉन्स्टिट्यूशन रिमाइंड्स अस ऑफ द नेसेसिटी ऑफ रिप्रेजेंटेशन इन ए लार्ज डेमोक्रेसी। तो लार्ज डेमोक्रेसी में रिप्रेजेंटेशन, इलेक्शन की बात हो रही है। ये क्वेश्चन नंबर 10 में आपका जो सही सीक्वेंस है दोस्तों वो है SQPR। इसमें SQ का एक पेयर था तो ये क्वेश्चन इस तरह से आपका सही हो जाएगा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में आपके PQRS डायरेक्ट थे, बड़े सिंपल क्वेश्चंस थे। तो पार्टिसिपेट इन द फंक्शन मेनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू द ऑडिटोरियम वाज ओवरक्राउडेड कुड नॉट फाइंड अ सीट बिकॉज। तो सिंपल सा इसमें सी ऑप्शन सही है कि मेनी ऑफ द पीपल हु हैड कम टू, किस लिए आए थे, पार्टिसिपेट इन द फंक्शन, कुड नॉट फाइंड अ सीट बिकॉज द ऑडिटोरियम वाज ओवरक्राउडेड। ऑप्शन सी करेक्ट है बच्चा। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12।
क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि समवेयर इन द बैक ऑफ हर माइंड, यहां से स्टार्ट होगा आर से, कि somewhere in the back of her mind she knew that the answer to her questions about life lay outside her existing life. इस तरह से बनेगा आपका पार्ट डी। तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए सही आंसर क्या है बच्चा? पार्ट डी। ठीक है, आंसर डी सही आंसर है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इतना सिंपल सा क्वेश्चन है दोस्तों। इनसाइड द पेजेस ऑफ ऑल गुड वर्क्स ऑफ लिटरेचर, है ना, क्यू पी, है ना, lies the truth about some of the more challenging questions proposed by humanity. क्वेश्चन नंबर 13 का सही आंसर है बच्चों बी फॉर बॉम्बे। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 सिंपल सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस, तो यहां पर स्टार्टिंग मिल रही है आर से। सी इज द करेक्ट आंसर। फॉर एवरी स्ट्राइड ऑफ प्रोग्रेस एनी नेशन टेक्स ऑन अकाउंट ऑफ इट्स इकोनॉमिक सक्सेस, है ना, इट टेक्स टू बैक इफ इट इज अनेबल टू एड्रेस कंटिन्यूइंग सोशल इनइक्वालिटी। तो 13 का सही आंसर क्या है दोस्तों? सी है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 15। द बुक वैल्यू ऑफ ए लोन, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है कि भाई एमोर्टाइजेशन क्या होता है। तो दोस्तों एमोर्टाइजेशन का क्वेश्चन था, तो ये स्टार्ट होगा किससे? एस से। किससे स्टार्ट हो रहा है दोस्तों? एस से, कि भाई अमोर्टाइजेशन इज एन अकाउंटिंग टेक्निक used to periodically lower the book value of a loan or an intangible asset over a set period of time. So सही आंसर इसका A है। Now come to question number 16. Question number 16 is also very simple. ये क्वेश्चन आपका है फिलर्स का। There is more than के साथ one और one के साथ singular, तो 16 का सही आंसर है one way, A is the correct answer। 17, the class decided टू ऑर्गेनाइज अ पिकनिक। अ पिकनिक सही है बच्चों, पिकनिक काउंटेबल नाउन है तो इसमें आ जरूर लगाना है। अ पिकनिक इज द करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है दोस्तों द अक्यूज्ड बिफोर द जज, तो अक्यूज्ड क्या होगा? स्टूड ट्रायल बिफोर द जज, है ना, ट्रायल के लिए उसको बिफोर के सामने खड़ा किया गया। ठीक है, खड़ा हुआ। द मैनर इन विच द डेमोलिशन हैव बीन कैरिड आउट इज अंडर स्क्रूटनी बाय द हाई कोर्ट, तो मैनर इज अंडर, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सही आंसर है सी, दैट is under. Question number 20. I consider the opinions of all stakeholders before taking a final decision. Final decision लेने से पहले मैं क्या करूंगा? सारे स्टेक होल्डर्स के जो ओपिनियंस है उनको कंसिडर करूंगा। सिंपल सा स्टेटमेंट है। आई और वी के साथ शेल आता है, इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 में शेल यूज होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है बच्चों कन्वर्ट फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। चारू सेड टू हर फ्रेंड आई वांट यू टू बी हियर एट 6 PM टुमारो फॉर द मीटिंग। तो दोस्तों इसमें 2-3 चीजें थी। सेड टू को क्या कर दोगे? टोल्ड कर दोगे, है ना, और बाकी हियर को देयर कर दोगे, टुमारो को नेक्स्ट डो कर दोगे, आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 21 का ए आंसर सही है, चारू वाले का आंसर ए सही है। इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 जो है, नितिन सेड टू हिज ब्रदर व्हाट अ ब्यूटीफुल पेंटिंग इट इज। वी नो वेरी वेल, डायरेक्ट को जब इनडायरेक्ट करते हैं क्वेश्चन मार्क हट जाता है। सिंपल सा सेंटेंस था ये भी। तो क्वेश्चन नंबर 22 के लिए बी सही है। नितिन वंडर्ड बिफोर हिज ब्रदर दैट इट वाज ए ब्यूटीफुल पेंटिंग। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23, इसको आपको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में करना था। तो दोस्तों द टीचर आस्क्ड हर स्टूडेंट्स व्हाई दे हैड बीन क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास, तो इसका सही आंसर बी है दोस्तों। द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स व्हाई वर यू क्वाइट इन द प्रीवियस क्लास। सो क्वेश्चन नंबर 23 के लिए ऑप्शन बी इज करेक्ट। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज करेक्ट। इन सेंटेंसेस में से करेक्ट सेंटेंस कौन सा है? तो ही इज कंसिडर्ड एज द ब्राइटेस्ट इंटेलेक्चुअल इन द कंट्री। अब ध्यान रखना यहां पर अमंग आया है, अमंग मोर देन वन के लिए आता है, इसलिए इंटेलेक्चुअल्स आना था, तो ये गलत हो गया। ठीक है। अगला है इधर भी अमंग इंटेलेक्चुअल्स, तो इधर एक्स आना था, दोनों इसलिए गलत हो गए। वन ऑफ द इंटेलेक्चुअल, वन के साथ जब भी ऑफ आता है तो इंटेलेक्चुअल्स आता है, ये भी गलत हो गया। तो सही आंसर ए है दोस्तों। 24 के बाद 25, तो ये आपका एडजेक्टिव का क्वेश्चन है। नो अदर माउंटेन इज टॉलर देन द हिमालयस, एकदम सही है। ध्यान रखना इस देन में और इस देन में डिफरेंस है, ये वाला देन यहां पर गलत है, बाकी के बी और सी तो अपने आप में गलत है ही है। तो 25 के लिए ए सही है दोस्तों। चलो अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 26 पर। क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है कॉन्फिडेंट और कॉन्फिडेंट में क्या अंतर है।
तो कॉन्फिडेंट मतलब एकदम निश्चित है, सर्टेन है व्यक्ति, और कॉन्फिडेंट मीन्स क्लोज फ्रेंड है। तो 26 का ए आंसर सही है। ठीक है, इसके बाद आता है 27। ब्रोक मीन्स इंसॉल्वेंट होता है, दिवालिया, और ब्रूक मीन्स जलधारा होती है, स्ट्रीम। तो यहां पर 27 का सही आंसर बी है। ब्रोक मीन्स बैंकरप्ट एंड ब्रूक मीन्स स्ट्रीम। 28 में कह रहा है एक्सेप्ट एंड एक्सेप्ट। एक्सेप्ट मतलब छोड़कर और एक्सेप्ट मतलब स्वीकार करके। तो 28 का सी आंसर सही है। एक्सेप्ट मीन्स कंसेंट, आपने एग्रीमेंट दे दिया किसी को, और एक्सेप्ट मीन्स अपार्ट फ्रॉम, उसको हटा करके। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अकॉर्ड एंड एक्रूड। अकॉर्ड मीन्स होता है एग्रीमेंट, कोई संधि होती है, पैक्ट वगैरह होता है। और एक्रूड मीन्स होता है दोस्तों धीरे धीरे करके किसी चीज को इकट्ठा करना, है ना, एक्यूमुलेशन करना। तो 29 के लिए डी सही। अकॉर्ड मीन्स एग्रीमेंट एंड एक्रूड मीन्स अक्यूमुलेटेड। लास्ट था गारंटी और वारंटी में क्या डिफरेंस है। गारंटी मीन्स प्रॉमिस होता है कि हम प्रॉमिस करते हैं भाई अगर खराब लिख रहा हो तो माल वापस भी ले लेंगे, और वारंटी मीन्स कि भाई माल वापस नहीं लेंगे, घर जाके सर्विस हो जाएगी, उसको ठीक कर दिया जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 30 के लिए सी ऑप्शन एकदम करेक्ट है। तो यहां तक बात बन गई हमारी। इसके बाद था पैसेज। तो दोस्तों पैसेज के मैं सही सही आंसर्स आपको बता देता हूं। पैसेज का क्वेश्चन नंबर 31, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द रीजन फॉर द डिफिकल्टी इन एस्टिमेटिंग द नंबर ऑफ लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड। तो इसका सही आंसर है पीपल हु स्पीक द लैंग्वेज डू नॉट क्लेम देयर लैंग्वेज। तो पूरे पैसेज में कहीं भी लैंग्वेज पर क्लेम करने की बात नहीं थी, और ये इसने पूछा है कि कौन सा शामिल नहीं है। तो ये डी ऑप्शन शामिल नहीं है कि लोग क्लेम नहीं करते हैं, बात पैसेज में कहीं भी दिखाई नहीं गई है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वे टू एस्टेब्लिश द डिस्कवरी ऑफ ए न्यू लैंग्वेज, है ना, इनमें से कौन सा तरीका है जो नई लैंग्वेज को डिस्कवर करने के लिए अपनाया जाता है। तो वो तरीका है ऑप्शन ए के अंदर, बाय एस्टेब्लिशिंग कॉन्टेक्ट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम विद द स्पीकर्स ऑफ द लैंग्वेज। तो 32 के लिए भी ए ऑप्शन सही है। नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 33 दोस्तों। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, पैसेज की बात कर रहा है। तो ऑल द लैंग्वेजेस आर आइदर कंप्लीट लैंग्वेज और डायलेक्ट्स ऑफ अदर मेजर लैंग्वेजेस। ये पार्ट सी इसका सही आंसर है। 34, द पीपल मे बी लोन। लोग हो सकता है उनको हम जानते हों, बट द आइडेंटिटी ऑफ देयर लैंग्वेज में नॉट बी। परंतु उनकी लैंग्वेज की आइडेंटिटी शायद पता ना हो। इसका मतलब क्या है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि पीपल आर रिकॉग्नाइज्ड एज डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स, कि लोगों की अलग अलग एथनिसिटी तो आसान है जानना, परंतु नॉट नेसेसरी देयर लैंग्वेजेस, पर यह आवश्यक नहीं है कि उनकी लैंग्वेज भी हम पता कर पाए। तो 34 का ए ऑप्शन एकदम करेक्ट है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 35 पर। क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रॉम पैसेज नियर कम टू बी नोन। कम टू बी नोन मतलब लोग उसके बारे में जानना शुरू कर दे, लोग उसके बारे में उनको पता चल जाए। तो यहां पर सही आंसर है ट्रांसपायर। ट्रांसपायर मतलब एक तरह से कम टू लाइट। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो। अब ये फिलर्स के क्वेश्चन है। फिलर्स के क्वेश्चन भी आसान थे कि एज फार एज योर ट्रांसफर रिक्वेस्ट इज कंसर्न, कि जहां तक तुम्हारी ट्रांसफर रिक्वेस्ट का कंसर्न है, वी विल बी डिस्कसिंग इट एट द नेक्स्ट मीटिंग। तो यहां पर एज फॉर एज करेक्ट आंसर है दोस्तों। 36 का ए ऑप्शन सही है। डिड यू नो रवि हैज ए न्यू जॉब। तो इसके लिए आ जाएगा बाय द वे, है ना, बाय द वे डिड यू नो, है ना। बाकी सब छोड़ो, बताओ तुमको पता है रवि नया जॉब के बारे में तलाश रहा है। तो बाय द वे सही है। द विंड इट वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर एंड आई वाज गेटिंग कोल्डर। तो विंड की बात हो रही थी, तो स्पीकिंग ऑफ द विंड, है ना, हवा की बात करें तो इट वाज गेटिंग स्ट्रॉन्गर, हवा स्ट्रांग हो रही थी, एंड आई वॉज गेटिंग कोल्डर, और मुझे ठंड लग रही थी। तो यहां पर स्पीकिंग ऑफ सही है। अगला देखोगे 39, व्हाट आर यू डूइंग इन माई रूम। तो फिर वो पूछ रहे बड़े प्रेम से एक्सक्यूज मी। तो एक्सक्यूज मी सही आंसर है कि एक्सक्यूज मी आप मेरे कमरे में क्या कर रहे हो। क्वेश्चन नंबर 40 है एन अनहैप्पी चाइल्डहुड लीड्स टू क्रिमिनल बिहेवियर, कि भाई अगर बच्चे को बचपन में वो थोड़ा नाखुश है, उसकी इच्छाएं पूरी नहीं हो, तो हो सकता है वो क्रिमिनल बैकग्राउंड की तरफ चला जाए। तो इन सम केसेस, हमेशा ऐसा नहीं होता है, क्योंकि दुनिया में बहुत गरीबी है और बहुत सारे लोग बड़ी गरीबी में रहते हैं, इसलिए खुश नहीं रहते हैं, पर फिर भी सारे के सारे तो क्रिमिनल नहीं बनते हैं, बट सम केसेस में ऐसा हो सकता है। तो 40 में इन सम केसेस सही है। 41 में इन अदर वर्ड्स सही है। इन अदर वर्ड्स द प्रॉब्लम इज नथिंग, है ना, दूसरे शब्दों में कहें तो प्रॉब्लम कुछ नहीं है। तो 41 के लिए इन अदर वर्ड्स सही है दोस्तों। 42 मेनी, है ना, मेनी अंडरस्टैंडेबली हेजिटेट, है ना, अंडरस्टैंडेबली का मतलब होता है स्वाभाविक तौर पर, हेजिटेट टू पब्लिकली ब्रोच सच क्वेश्चंस। तो 42 का अंडरस्टैंडेबली एकदम सही आंसर है। 42 के बाद 43 आया है दोस्तों। तो 43 वन नोट दैट इन दी 19th सेंचुरी, इसके लिए जनरली स्पीकिंग सही आंसर है। 43 के लिए जनरली स्पीकिंग सही है। 44 द सिचुएशन, तो 10 द सिचुएशन ये एक तरह से कंक्लूजन वाला सेंटेंस था, इसलिए इसमें 10 द
सिचुएशन सही था। 45 में ये भी कंक्लूजन वाला सेंटेंस था, इसलिए हेंस द कमेटी इज ऑफ द ओपिनियन दैट, ठीक है, तो वहां पर दस आएगा, यहां पर हेंस यूज होगा। अब नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 46। साइनोश्योर मीन्स क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति जो अपने आसपास एक जमावड़ा लगा लेता है, जिसको देख के लोग अट्रैक्ट होते हैं, उसकी तरफ जमा होने लगते हैं। तो साइनोश्योर मीन्स होता है पर्सन और थिंग दैट अट्रैक्ट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन, है ना, जिसको हम कहते हैं बिग ड्रॉ, कि भाई अमिताभ बच्चन के खड़े होते हैं, लोगों की लाइन लग जाती है, तो साइनोश्योर वो हो गया। नेक्स्ट है बच्चा कोइवल। तो कोइवल मीन्स होता है पर्सन ऑफ रफली द सेम एज, है ना। कोइवल आपने सुना होगा ना, कंटेम्प्रेरी, कंटेम्प्रेरी मतलब सेम टाइम के लोग। तो कोइवल मीन्स होता है पर्सन ऑफ रफली द सेम एज, ऐसे लोग जिनकी उम्र लगभग बराबर हो। 47 के बाद 48 रिट्रोग्रेशन। देखो ये रिट्रोग्रेशन, अब प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ना, रिट्रोग्रेशन मतलब वापस आना। तो रिट्रोग्रेशन का मीनिंग होगा बच्चों आपका ये ऑप्शन सी, रिटर्न टू अर्लियर स्टेट, है ना। प्रोग्रेस मतलब आगे बढ़ जाते और रिट्रोग्रेस मतलब पीछे चले जाते, तो सी यहां पर सही, रिटर्न टू अर्लियर स्टेट। इम्प्रेस्ड का मतलब होता है कि इम्प्रेस्ड मीन्स होता है ऐसा पैसा जो छोटे इंटरप्राइजेस को मेंटेन करने के लिए लगाया जाता है। तो इम्प्रेस्ड मीन्स होता है मनी यूज्ड टू मैनेज स्मॉल एक्सपेंसेस, ठीक है। और लास्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 50, टर्जिड। जनरली हम कहते हैं क्लास में किशमिश को खीर में डालो तो फूल जाती है, टर्जिड मतलब फूल जाना, स्वेलो हो जाना। तो स्वेलन या फिर डिस्टेंडेड यहां पर एकदम करेक्ट आंसर है। तो इस तरह से आप कैलकुलेट कर लीजिए आपको एग्जैक्टली मार्क्स कितने आ रहे हैं। अगर आपका कट ऑफ के ऊपर मार्क्स जा रहा है, एसएसबी की तैयारी में लग जाइए। और अगर आपको लग रहा है कि आप कट ऑफ के अराउंड है, तो वापस से एनडीए का एग्जामिनेशन आ रहा है सितंबर के महीने में। आपको अपना ये प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि हमेशा जब तक आप प्रयास करते रहोगे तब तक आप जो है अपने लक्ष्य को अपने करीब पाते रहोगे। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों को और जरूर शेयर कर दीजिए जो आंसर की ढूंढ रहे हैं। बाकी जय हिंद, जय भारत, इंकलाब जिंदाबाद, भारत माता की जय।